लेकिन जैसे ही आहूजा को वहाँ देखती है तो उसे पहचान लेती है और रुक जाती है। रेखा विभा को बोलती है, दीदी, ये मेरे चाचा का लड़का श्रीकांत है। कुछ काम से ये यहाँ आया था तो मैंने बोला कि कुछ दिन हमारे यहाँ ही रुक जाए। ठीक है रेखा, इनके रहने का इंतजाम करो। दीदी, वो तो मैंने रात को ही कर दिया था जब मुझे पता चला कि ये आएंगे। महक को दूर खड़ा देख श्रीकांत बोलता है, ये कन्या कौन है और इतनी दूर क्यों खड़ी है? ये हमारे परिवार की ऐसी मेहमान है जो यहीं बस गई। नहीं नहीं, रेखा तो बस मजाक करती है। ये महक है, हमारी मेहमान थी पहले, पर अब परिवार के सदस्य जैसी ही है। विभा महक को देखकर बोलती है, बेटा महक, यहाँ आओ और श्रीकांत को नमस्ते करो। महक भी हिचकिचाते आ जाती है और घूर कर देखते हुए श्रीकांत को बोलती है, नमस्ते भैया। श्रीकांत भी मुस्कुराते हुए बोलता है, नमस्ते महक। जब कोई श्रीकांत के आसपास नहीं होता तो महक उसके पास जाती है और बोलती है, यहाँ आने का क्या मकसद है अब तुम्हारा? क्यों आए यहाँ? अगर मेरे परिवार या मेरे विजय को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। श्रीकांत हंसते हुए बोलता है, तू मेरा कुछ नहीं कर सकती नागिन। तू और तेरे जैसे रंगने वाले ये और सांप, हम जैसे शक्तिशाली नेवले के सामने कुछ नहीं है। शायद तू भूल गई है, तेरी शक्ति कम है मुझसे। शक्ति कम है तो क्या, मैं सच्ची हूँ और मेरा प्रेम सच्चा है। तो अगर इस बार तू मेरे विजय को कुछ भी करेगा तो मरेगा तू। इतना बोलकर नागिन चली जाती है और नागराज की पूजा करती है। कुछ समय बाद नागराज प्रकट होते हैं और बोलते हैं, मैं सब जानता हूँ नागिन, क्यों तुमने मेरा आवाहन दोबारा किया। नेवले की शक्ति तुमसे ज्यादा है, पर अगर तुम मेरी स्थापना विजय के कमरे में कर दो तो ना तो नेवला विजय को कुछ कर सकता है और ना ही उसके करीब आ सकता है। ठीक है नागराज, मैं आपकी मूर्ति की स्थापना कर दूंगी। अगले दिन महक नागराज की मूर्ति की स्थापना के लिए विभा को बोलती है, आंटी जी, आज तक नागदेव ने विजय की रक्षा की है। मैंने सुना था अगर नागराज की मूर्ति की स्थापना किसी के कमरे में हो जाए तो उस इंसान का कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, वैसे मैं ये सब नहीं मानती, परंतु अपने बेटे की रक्षा के लिए मैं कुछ भी करूंगी। उसी रात रेखा सो रही होती है। अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं, तो वो देखती है कि उसके कमरे की दीवार पर बहुत सारे सांप चल रहे थे। रेखा ये सब देखकर बहुत डर जाती है और भागकर श्रीकांत के कमरे में जाती है और डरते डरते बोलती है, उठिए गुरुदेव और मेरी रक्षा कीजिए। श्रीकांत की आंखें खुल जाती हैं। वो उठकर बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? इतनी रात में मुझे नींद से उठाने का उद्देश्य? मेरे कमरे में बहुत सारे सांप हैं। गुरुदेव, आप सही बोल रहे थे। इस घर में सच में किसी नागिन का साया है। ये सब तुम्हारे साथ उस नागिन ने ही किया है। अगर तुम चाहती हो वो नागिन की शक्ति कम हो जाए और वो तुम्हारे परिवार को कुछ ना करे, तो कल विभा जो विजय के कमरे में पूजा करेगी उसको कैसे भी करके रोकना होगा तुमको। ठीक है गुरुदेव। अगले दिन रेखा पहले विभा से बात करने की कोशिश करती है। दीदी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? कितनी बार सांप ने विजय को डसा है, फिर भी आप ये सब कर रही हैं? इससे हमारे विजय पर संकट आ सकता है। इतना सुनते ही महक वहाँ आ जाती है और बोलती है, पर आंटी जी, सांपों ने तो विजय की बहुत बार रक्षा की है। जब उन लड़कों ने मारा तब भी। सांप कभी भी विजय को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। तुम सही बोल रही हो महक, और आज तक हर बार नाग ने ही हमारी रक्षा की है। मैं जरूर करूंगी ये पूजा। कुछ देर बाद रेखा के बहुत मना करने के बावजूद विभा विजय के कमरे में मूर्ति की स्थापना कर देती है, जिसको देखकर रेखा गुस्से में श्रीकांत के पास जाती है। मुझे माफ कीजिए गुरुदेव, मैंने बहुत कोशिश की पर दीदी ने मेरी एक बात नहीं सुनी। मूर्ख औरत, तेरी बेवकूफी से आज मेरा बना बनाया खेल खराब हो गया। विभा श्रीकांत को पूजा में शामिल करने के लिए बुलाती है और वो विजय के कमरे की तरफ जाने की कोशिश करता है,
परंतु जैसे ही वो कमरे के पास पहुंचता है, विजय के कमरे में बने नागराज की मूर्ति का कवच उसको दूर फेंक देता है। सब लोग श्रीकांत को गिरा देखकर भाग कर जाते हैं। क्या हुआ श्रीकांत आपको? कुछ नहीं, शायद मैं फिसल गया। पर भैया, वहाँ तो कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिससे आप फिसल जाएं। महक, हो सकता है तुमको ना दिखाई दी हो। श्रीकांत गुस्से में वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। रेखा उसके कमरे में उसे बुलाने के लिए जाती है। आप बाहर क्यों नहीं आ रहे गुरुदेव? आप ठीक तो है ना? हाँ, ठीक हूँ, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। रेखा वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह श्रीकांत नंदिनी की चाय में जहर डालता है, जिससे नंदिनी बेहोश हो जाती है और श्रीकांत सारा इल्जाम महक पर डाल देता है। ये लड़की मनहूस है आपके घर के लिए, इसकी वजह से ही नंदिनी बेहोश हो गई। महक, मैं हाथ जोड़ती हूँ तेरे सामने, मेरे बच्ची को बख्श दे। जिस घर ने तुझे शरण दी है, तू इसी घर के लोगों को मारना चाहती है। नहीं आंटी जी, ये झूठ है। मैंने कभी इस घर का बुरा नहीं चाहा। मैं नागराज की मूर्ति की कसम खाकर बोलती हूँ। महक मूर्ति की कसम खा लेती है। विभा भी महक पर विश्वास करती है और नागराज की मूर्ति के सामने दिया जलाकर बोलती है, नागराज, आपको इस घर में स्थापित करने वाली महक ही है। आज उसको आपकी कृपा की जरूरत है, उसकी सहायता करें। महक नंदिनी की तरफ देखती है, उसको जहर का पता चल जाता है। फिर महक अपनी नजरों से नंदिनी के शरीर से जहर निकाल देती है और नंदिनी को होश आ जाता है। नंदिनी, तुम ठीक हो? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखा रेखा, नागराज की वजह से आज नंदिनी बिल्कुल ठीक है। तुम बेवजह हमेशा ही महक पर शक करती रहती हो। रेखा कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है और मन ही मन बोलती है, मुझे जल्द ही कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना मैं अपनी बेटी को खो दूंगी इन लोगों की वजह से। महक विजय के पास आती है। अब तुम कैसे हो विजय? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसे परेशान हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे महक, मेरा बहुत मन है कि मैं कहीं बाहर घूमने जाऊँ। महक डर कर बोलती है, नहीं विजय, अभी तुमको आराम की जरूरत है। अभी तुम कुछ दिन इसी कमरे में रहो। तुम भी सबकी तरह ऐसे मत बोलो, मैं बहुत अकेला महसूस करता हूँ और ऊब जाता हूँ इस कमरे में। महक हंसने लगती है। तुम क्यों हंस रही हो महक? विजय, तुम्हें पता है, जब तुम ऐसे रोनी सी शक्ल बनाते हो तो बहुत प्यारे लगते हो। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था कोई मुझे इतने गौर से देखता है। महक शर्माती हुई वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह महक मंदिर जाने की तैयारी करती है और विभा को बोलती है, आंटी जी, मैं मंदिर जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। आपको कुछ बाजार से मंगाना तो नहीं है? नहीं बेटा, बस तुम आराम से आ जाना और जल्दी आना। ठीक है आंटी जी। महक घर से चल देती है। श्रीकांत महक को बाहर जाते देख लेता है और उसके पीछे पीछे चल देता है। महक को आभास हो जाता है कि श्रीकांत उसके पीछे आ रहा है, पर वो रुकती नहीं, चलती रहती है और कुछ समय बाद मंदिर से पूजा करके बाहर आ जाती है। श्रीकांत एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। अचानक महक उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। कहाँ गई ये नागिन? अचानक कहाँ गायब हो गई? श्रीकांत जैसे ही बोलकर पीछे मुड़ता है, महक उसके पीछे ही खड़ी होती है। श्रीकांत अचानक उसे देखकर डर जाता है। महक हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ श्रीकांत, एक नागिन से डर गया? वैसे तो इतना शक्तिशाली नेवला बने फिरता है। आहूजा डरेगा, वो भी एक तोछे सी नागिन से। दिन में सपने मत देख नागिन। सपने मैं नहीं देख रही, तू देखता है मुझे और मेरे विजय को मारने के। श्रीकांत हंसते हुए, नागिन, तेरा विजय तो मरेगा मेरे ही हाथों से, और सिर्फ वो ही नहीं, उसका पूरा परिवार।